नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, स्टडी विथ आयुष और सक्सेस एकेडमी। हमने अभी यूजीसी नेट का पेपर वन की जो यूनिट्स है उसको हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 यूनिट कवर कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा हम कम्युनिकेशन पे हैं और निरंतर हम हर एक दिन डे बाय डे क्लास लेके उसको हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः हम मई मई लास्ट तक हम इसको कवर कर लेंगे। साथ में उसके बाद हम पीवाईक्यू की तरफ जो है चलेंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है कि आप तक एक आसान सब और स्पष्ट कंटेंट मिले, जो सारे चीज़ों को जो जिसमें सारा चीज़ कंबाइंड हो, है ना। हमने कई किताबों से, जो हमारे प्रीवियस नेट का जो हमारा नोट्स रहा है उससे, ऑनलाइन जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम सारे इकट्ठा किया है, सारे नोट्स को, और आपके सामने प्रस्तुत लेके आ रहे हैं। मैंने इस एग्जाम को पिछले 4-5 सालों में कई बार निकाला है और बड़े नज़दीक से देखा है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है बस, है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा, अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। तो हम आज जो है, कल हमने क्लास में हमने देखा था, ये मौखिक और लिखित संचार के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि वो क्या होता है। फिर हमने इसके बारे में बात की थी। आज जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, जो आने वाले समय में जो है इसको और आसान और कहिए कि पीवाईक्यू के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि 40+ आप एग्जाम में लेके आएँ। जो स्टेट का एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ तो आप बहुत अच्छा ही कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। क्वेश्चन का जो स्तर है वो थोड़ा कम होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि अ, अ, पारस्परिक संचार क्या है, इंटरपर्सनल जो ये कम्युनिकेशन है वो क्या है। तो नाम से ही पता चलता है कि दो व्यक्तियों के बीच विचार, संदेशों का आदान प्रदान जो है वो पारस्परिक संचार कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंट्रापर्सनल हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। इंट्रापर्सनल क्या है? जब हम खुद से बात करते हैं, मतलब जब हम अकेले में होते हैं या खुद से जब चर्चाएं होती है, तो उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। और इंटरपर्सनल जो है दो व्यक्तियों के बीच में होता है ना। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, बातचीत, साक्षात्कार, शिक्षक छात्र संवाद, पत्र इत्यादि, है ना। मास कम्युनिकेशन, मध्यस्थ संचार इसको भी बोलते हैं। तो संदेश बड़े समूह तक एक साथ पहुंचाया जाता है, उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। हमने यहाँ तक कल हमने कवर किया था। अब जो है संचार के प्रकार के रूप में चलते हैं, मौखिक और गैर मौखिक, ये सारा चीज देखते हैं। तो कल हमने यहाँ तक कवर किया था, आज हम इसका आगे करते हैं। तो संचार के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मौखिक जो हमने ऊपर भी देखा था, तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि शब्दों के माध्यम से किया गया संचार मौखिक संचार कहलाता है। इसमें बोलकर, लिखकर दोनों प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, पत्र, है ना। तो उसको मौखिक बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, गैर गैर मौखिक संचार। बिना शब्दों के संकेतों और हाव भाव के माध्यम से किया गया संचार, जिसमें चेहरे का भाव, इशारा, शरीर की भाषा, कपड़े आदि के जरिए भावनाएं व्यक्त की जाती है, उसे गैर मौखिक बोला जाता है। मेटा संचार क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि मेटा संचार क्या है। मौखिक में आपको ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ बातचीत ही नहीं है, पत्र भी है, लिखित भी है ना। तो ये आपको फंसाया जा सकता है कि लिखना जो है वो क्या मौखिक में आती है, गैर मौखिक में आती है। तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि लिखना और बोलना दोनों जो है मौखिक संचार में आता है। गैर मौखिक में वो जो जिसपे शब्द नहीं है ना, वो शब्द लिखाई में हो या आपके बातों में हो, तो जो शब्द नहीं है तो उसको गैर गैर मौखिक बोलते हैं, जिसमें इशारा हो गया, भावना हो गया, शरीर की भाषा, कई बार संकेतात्मक रूप से कपड़े भी जो है वो संचार के एक साधन होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मेटा संचार क्या है कि इसमें आप देखें कि अ, शब्दों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ या भावना होती है ना। यह वह संचार होती है जिसमें शब्दों के पीछे छिपा वास्तविक अर्थ या भावना होती है। कई बार कही गई बात से अलग संकेत मिलता हो, जैसे व्यंग, ताना या छिपा हुआ भावना। जैसे आप अभी ये धुरंधर फिल्म हमने देखा, तो जो रॉ के एजेंट होते हैं, तो वो जो अपनी संचार करते हैं वो मेटा संचार के माध्यम से ही करते हैं।
क्योंकि वो स्पष्ट बोल नहीं सकते हैं, वो कोई संकेत दे देते हैं या कुछ और लिख के भेज देते हैं, उनकी एक अलग भाषा हो सकती है इस तरीके से, है ना। तो एक वहां से उदाहरण समझ लीजिए, या फिर कोई व्यंग, जब हम व्यंग करते हैं तो व्यंग तो एक सामान्य भाषा की तरह ही दिखता है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो व्यंग्यात्मक होते हैं, जो मतलब व्यंग की दृष्टि से किया जाता है। औपचारिक संचार की तरफ आते हैं, तो हमने इसको भी देखा है, लेकिन फिर से एक बार आपको रिमाइंडर कर दिया जाए कि नियमों और संगठनों की संरचना के अनुसार होता है, जिसमें आदेश, नोटिस, रिपोर्ट आदि आधिकारिक माध्यमों से जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप सभी अभी पीजी कर रहे होंगे या कर लिया होगा, तो जो यूनिवर्सिटी के जो नियम, ये जो इंफॉर्मेशन होगा, एक प्रॉपर एक चैनल के माध्यम से आता होगा कि आज स्कूल और आज यूनिवर्सिटी बंद है, आज यूनिवर्सिटी में इन महानुभाव का कार्यक्रम है। तो एक वो जो संचार का जो माध्यम है, जो आप तक वो जानकारी पहुंचती है, एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से पहुंचती है, एक पूरा संगठन नियम जो है उसके अनुसार वो काम करती है। तो औपचारिक संचार वही है। अनौपचारिक संचार, जैसे अपने दोस्तों के साथ हम बातचीत करते हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है बिना किसी नियम के सामान्य रूप से होने वाली संचार, है ना। इसमें दोस्त या सहकर्मियों से की बीच बातचीत, अफवाह आदि शामिल होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं वो। नीचे से नीचे की ओर संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब नीचे की ओर संचार मतलब क्या है, कि कोई व्यक्ति, आप जैसे आप ऊपर है, मतलब मान लीजिए उदाहरण के लिए समझते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर संचार कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति पद में बड़ा है, तो अपने से छोटे व्यक्ति के साथ संचार जब करेगा तो ऊपर से जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, नीचे नीचे की ओर संचार होगा, है ना। तो इसमें लिखा भी वही है। जब संचार ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे नीचे की ओर, जैसे अधिकारी अपने कर्मचारियों को निर्देश या आदेश या जानकारी देते हैं, है ना। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पद या प्रतिष्ठा के अनुसार संचार करता है अपने से नीचे वाले लोगों के साथ, तो वो नीचे की ओर संचार कहलाता है। ऊपर की ओर संचार, अपवर्ड, जो है वही मोटा मोटी बात है, जब संचार नीचे से ऊपर की ओर हो, है ना। जिसमें कर्मचारी अपनी रिपोर्ट, सुझाव या समस्या अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज संचार पश्चात, क्षैतिज संचार क्या है, हॉरिजेंटल। क्षैतिज मतलब क्या होता है, क्षैतिज मतलब आप समझे कि समान स्तर होता है, क्षैतिज मतलब समान स्तर होता है। मतलब हॉरिजेंटल का आप इसको, आप इस शब्द को आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस शब्द से पूछा जाता है। क्षैतिज मतलब समान, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, और मेरे साथ भी कोई पीएचडी स्कॉलर है, तो अगर हमारे बीच में बातचीत होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर मेरी और मेरे सुपरवाइजर के बारे में बात होगी तो उसको बोल देंगे ऊपर की ओर संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर मेरे और जो मास्टर के विद्यार्थी हैं उनके साथ बातचीत होगी तो नीचे की ओर संचार होगी। तो मोटा मोटी आप यही समझिए, है ना। है ना। तो यहाँ पे लिखा है समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। जिसमें एक ही स्तर के कर्मचारी आपस में जानकारी साझा करते हैं, जिसमें कार्यों का समन्वय बना रहता है। मतलब समझ रहे हैं कि क्षैतिज मतलब क्या है, एक समान स्तर के व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं तो उनको क्षैतिज करता है। विकर्ण संचार, डायगोनल कम्युनिकेशन, अलग अलग स्तर और विभागों के बीच होने वाला संचार, जिसमें बिना सीधे संबंध के भी विभिन्न विभागों के मेल आपस में, लोग आपस में संवाद करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोशोलॉजी में, मेरा मैं मास्टर ये पीएचडी कर रहा हूँ, और मैं किसी दूसरे विभाग, हिंदी के जो स्कॉलर हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ, ज्योग्राफी के हैं उनसे बात करता हूँ, केमिस्ट्री के उनसे बात करता हूँ, तो ये विकर्णीय संचार होगा। मतलब ये तो है कि वो क्षैतिज ही होगा, एक तरह से क्षैतिज ही होगा, क्योंकि हम लोग समान स्तर पे है। लेकिन विकर्ण भी होगा, क्योंकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तरों के व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, है ना। इसको आप ना इस तरीके से भी डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सोशलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, है ना, या सोशलॉजी डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है, वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से बात कर रही है ना। तो इस तरीके की जो विचार होगी, इस तरीके का जो होगा, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर देख ले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो होम मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे, विकर्ण संचार। और क्या है, फैटिक संचार। यह संचार सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिसमें अभिवादन, हल्की बातचीत और सामाजिक संपर्क शामिल होते हैं, जैसे नमस्ते, हालचाल। फैटिक मतलब आप इसको बस फैटिक समझ लीजिए कि फैटिक कम्युनिकेशन क्या है, कि ये सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए किया जाता है ना। अब उसको वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है उसको हमने एक चार्ट के माध्यम से ले आया है, जो कि आपको रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत आसान होगा। मौखिक संचार, जिसमें ओरल और रिटेन दोनों लिखा हुआ है ना, शामिल है।
गैर मौखिक जिसमें हाव भाव, इशारे, शरीर की भाषा आदि शामिल है। मेटा जिसमें शब्दों के पीछे वास्तविक अर्थ या भावना जैसे व्यंग ताना छिपा हुआ है। औपचारिक संबंध संगठन और संरचना अनुसार करने वाला संचार, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। और औपचारिक बिना नियम के सामान्य संचार दोस्तों और सहकर्मियों के बीच में ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश या जानकारी देते हैं। नीचे ऊपर से नीचे ऊपर की ओर संचार, नीचे की ओर संचार, इसमें कर्मचारी अपनी रिपोर्ट सुझाव या समस्या अधिकारियों को बताते हैं। क्षैतिज समान स्तर के व्यक्तियों के बीच संचार, जिसमें कार्यों में समन्वय बना रहता है। विकर्ण मतलब अलग अलग स्तर के विभागों के बीच संचार। फैक्टिक संचार सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए किया गया संचार, जैसे नमस्ते ठीक है। अब लंबवत और क्षैतिज संचार के बीच में हम अंतर थोड़ा देखते हैं, है ना। लंबवत क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। लंबवत क्या है? वर्टिकल, यह सूचना का आदान प्रदान किसी संगठन के वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच होता है। यानी क्या हुआ कि जो इस कम्युनिकेशन में जो किसी संगठन में जो सबसे बड़े लोग होते हैं, सुपीरियर्स और सब ऑर्डिनेट्स, तो उन दोनों के बीच में जो संचार होगा उसको लंबवत संचार कहेंगे। यानी हायरार्की वाइज देखिए कि जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे होंगे वो और जो सबसे नीचे के लोग होंगे वो, उनके बीच में जो संचार होगा, है ना। हमने ऊपर पढ़ा था ना डाउनवर्ड संचार, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो उसी तरीके से है लंबवत संचार कि जो ऊपर के लोग हैं और जो नीचे के लोग हैं उनसे जब बातचीत होगी तो वो लंबवत संचार होगा। क्षैतिज में क्या है? समान रैंक वाले, समान पद वाले, हमने ऊपर देखा है। औपचारिक, ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको टेबल के माध्यम से तुलनात्मक रूप से आपके सामने लेके आया हूँ। औपचारिकता के स्तर क्या होता है? ये संचार तुलना में अधिक औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, क्योंकि जब ऊपर के लोग होते हैं तो नीचे के लोगों से वो ज्यादा मतलब अनौपचारिक बातें नहीं करते हैं। वो सामान्यतः जो है वो पत्रों के माध्यम से या मतलब सिर्फ मुद्दे या काम की बातों पे ही जो है वो चर्चा करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें संचार जो ये है क्षैतिज है, उसमें संचार के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम का उपयोग किया जाता है। तीसरा आते हैं माध्यम, इसमें लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों का उपयोग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से लिखित माध्यम ही अधिक होता है। ये मौखिक है तो अपना तो समझ ही रहे हैं क्षैतिज में किस तरीके से हम लोग बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। समन्वय, तो वरिष्ठ जो अधीनस्थ होते हैं, वरिष्ठ और जो अधीनस्थ होते हैं बीच में समन्वय का को बेहतर बनाता है, या है ना। ये जो संचार होता है वो एक पुल की तरह होता है, जो संगठन में जो वरिष्ठ लोग हैं और जो अधीनस्थ हैं उनके बीच में एक समन्वय की काम करता है। और इसमें क्या है, विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के बीच समन्वय को बढ़ाता है। दोनों मतलब ये एक जैसा ही है। गोपनीयता, इसमें गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। बिल्कुल, जब हम ऊपर के लोग जब बात करते हैं तो उनकी बड़ी गंभीरता से लोग सुनते हैं, जो कंपनी की या संगठन के नीचे के लोग हैं। इसमें गोपनीयता बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग बहुत अनफॉर्मल बातें भी होती है, और मतलब आप समझते हैं अपने दोस्तों से आप कैसे बात करते हैं, उसमें गोपनीयता क्या ही रहती है। समय देख लिया जाए, औपचारिक श्रृंखला में का पालन करने के कारण इसमें संदेश भेजने में अधिक समय लगता है। क्योंकि आप मान लीजिए मेल के माध्यम से करेंगे तो पहले मेल आईडी कलेक्ट करेंगे, फिर मेल राइट करेंगे, फिर उसको मतलब एक एक प्रोसेस होता है जो कि एक आपको फॉलो करना है होता है। या फिर आप अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं तो पूरा एक चैनल के माध्यम से होकर गुजरता है। लेकिन जब आप हॉरिजेंटल करते हैं तो उसमें इस तरीके का कुछ नहीं होता है, तेजी से मतलब तुलनात्मक रूप से उससे तेज होता है। अगर आप कॉमन सेंस के आधार पर भी देखें तो ऐसा होता है। अब हम इसको बाधाओं को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है समाप्त कर देंगे। क्योंकि ज़्यादा देखिए, हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है आपको छोटा वीडियो में भी मिल जाएगा। बड़े बड़े दो दो घंटे मैराथन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग मतलब हैंग हो जाता है ना, वो बर्न आउट हो जाता है दिमाग अगर आप लंबे वीडियो देखते हैं तो। छोटा सा वीडियो देख लिया जाए जिससे कि आपकी पूरी कंटेंट उसमें रहे और आप अच्छा स्कोर कर पाए। जो मोटा मोटी जो समझ है, देखिए हम आपको बताएं, एक्चुअल बात बताते हैं कि ये ज़्यादा जो सारा चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि ये एग्जाम में ना आए, लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे, सीधा हटा देंगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा, है ना। तो उस तरीके से हम बात आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा वो लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो काम का है उस पर पढ़िए और अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, एकदम जो चीज़ें दिमाग में है उसको स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। हॉरिजेंटल क्या है,
ये वर्टिकल क्या है कम्युनिकेशन, अगर ये क्लियर होगा तो कुछ भी पूछ दे, उससे क्या ही दिक्कत है। अब संप्रेषण में आने वाली जो बाधाएं हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं। बाधाएं मतलब क्या होती है, बैरियर्स, रुकावट, है ना, जो उसको अधूरा कर देती है। तो भौतिक बाधाएं होती है ना, फिजिकल बैरियर्स, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो शोर हो सकता है ना, समय हो सकता है कि समय की उत्पन्न हो सकती है, दूरी, खराब रोशनी या अस्वस्थता, जैसे आज मैं थोड़ा लोम महसूस कर रहा हूँ तो हमारी आवाज में उस तरीके की चीजें हो सकती है। संगठनात्मक बाधाएं क्या हो सकती है, जैसे संगठन का बड़ा आकार, जटिल नियम, है ना, पर्याप्त सुविधाएं का अभाव, अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी, है ना। तो इस तरह की जो मतलब अगर संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो एक, अगर बहुत बड़ा संगठन संगठन में जो है कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट करने में थोड़ा मुश्किल होती है, शोर होता है, मतलब शोर कह लीजिए कि उत्पन्न ये होता है कि वहां तक आपकी बात कितना पहुंच पा रही है, ये बड़ा मुश्किल होता है। जटिल नियम भी होता है क्योंकि संगठन चलाने के लिए हम नियम बनाते हैं और थोड़ा मजबूत से नियम बनाते हैं। सुविधाओं का अभाव होता है, अधिकारियों के बीच में जो है तालमेल की कमी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, तनाव, है ना, पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज, वक्ता या श्रोता का खराब मूड स्वाभाविक है, तो ये मनोवैज्ञानिक में आता है। शब्दार्थ या शब्द संबंधी बाधाएं, है ना, कठिन तकनीकी शब्दों का उपयोग करना जिसको अपना समझे तो वो भी एक बाधा ही है, शब्दों का अलग अलग अर्थों में निकालना है ना। तो अब हम आते हैं, शोर के मतलब अनेक प्रकार हैं। बाहरी आवाज नहीं बल्कि संदेश को खराब करने वाला कोई भी कारण, उसे हम चार मुख्य में बांट सकते हैं। पहला क्या है, शारीरिक क्रियात्मक शोर, भूख लगना, थकान, सिर दर्द, बीमारी के कारण ध्यान न दे पाना, ये भी एक शरीर से जुड़ा हुआ जो नॉइस है उसको हम इस तरीके से देखते हैं। भौतिक शोर, बाहर से आने वाली शोर, जैसे हॉर्न की आवाज, धुंधली दिखाई देना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक शोर, मानसिक स्थिति जैसे बहुत अधिक चिंता या विचारों का खोए रहना। अर्थ संबंधी शोर, जब इस्तेमाल किए गए शब्दों का अर्थ समझ न आए या भ्रम पैदा करे तो उसमें जो है अर्थ संबंधी वो करते हैं। तो कक्षा संप्रेषण के चार प्रकार है, ठीक है। मतलब जो कक्षा स्टेप, जो क्लास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, उसके जो चार प्रकार क्या क्या है उसको देख लेते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन से सवाल तो क्वेश्चन आते रहे हैं, इसके लिए जो है आपसे हम इस तरीके का लेके आए हैं और इसमें थोड़ा और भी डिटेल आगे हम देखेंगे। तो चार प्रकार क्या है कि जब हम शिक्षार्थी को रुचि पैदा करना, आप देखिए कक्षा में जब हम रुचि पैदा नहीं कर पाते हैं, है ना, क्रिएटिंग इंटरेस्ट ही हम नहीं जगा पाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा उस सारी बातों का जो हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। तो विषय को छात्र के अनुभव और पुराने जानकारी से जोड़ना, कहानी की तरह शुरुआत करना, छात्रों को उत्सुक बनाना, है ना। तो मतलब जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट जगाना, तो ये कक्षा के मतलब पहला जो सोपान है संप्रेषण क्लासरूम कंपटीशन के, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु को संगठित करना। अब विषय वस्तु को संगठित कैसे करेंगे कि जानकारियों को एक क्रम में प्रस्तुत करना ताकि वो कहानी की तरह समझ में आए, ठीक है। अब हम शुरुआत कहीं से कर रहे हैं, इंड कहीं और कर रहे हैं, बीच में उदाहरण देते देते हम कहीं और चले जा रहे हैं, तो उससे जो है वो मतलब समझ उत्पन्न अच्छे से नहीं हो पाती है और ये एक प्रकार के वेरियर्स है। उद्देश्यों के रूप में पुनरावलोकन, है ना, रिव्यू, मुख्य बिंदुओं को दोहराना, छात्रों के बीच तुलनात्मक चर्चा करना, ठीक है। फीडबैक महत्वपूर्ण है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, यह देखना कि छात्र ध्यान दे रहे हैं या नहीं, उनके चेहरे की भाव, पल के झपकना या प्रश्न पूछना फीडबैक के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो देखिए हम बस वही बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप कॉमन सेंस की, अगर थोड़ा सी भी आपकी मजबूत है पकड़, तो कॉमन सेंस के आधार पर आप उसको मतलब बना सकते हैं। उसके बाद जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको थ्योरी थ्योरी बेस्ड होगा, जो कि आपको मतलब आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को दर्शाएगा, तो वहां पे जो है आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और आप मतलब यूजीसी नेट की जो एग्जाम होते हैं, सामान्यतः मैंने देखा है एक दो एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो बड़े सतही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, टीचिंग, बहुत मतलब ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं। तो मोटा मोटी जो चीजें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। बाकी आपको आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीजों को मतलब पैराग्राफ कहीं आपको नहीं दिखेगा, लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेगी, तो आपको लग सकता है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पीवाई क्यू उठाइए और देखिए। अगर पीवाई क्यू नहीं बनता है तो फिर आप हमको बताइए कि पीवाई क्यू नहीं बन रहा है। जो पीवाई क्यू आए हैं उसके आधार पर ही हमने नोट्स बनाई है। और नोट्स इसलिए बनाई है इतनी शॉर्ट में क्योंकि जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होता है। तो बस उतना ही पढ़ना है जितना हमको याद करना है, समझना है, समझ रहे हैं ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट पेपर के लिए और अच्छा नंबर आप लेके आएंगे। ये मेरा मतलब आपसे क्या कहें, मेरा विश्वास है आप पे। और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिएगा तो अच्छा आपका मतलब ये जो तैयारी है अलग स्तर पे होगा, अच्छा तैयारी होगा और आप अच्छे मतलब मार्क्स से नेट जेआरएफ जो आपकी गोल्स हैं उसको आप पूरा करेंगे। आने वाले समय में भी बिहार में भी बीएड होने आया है, जेट होने आया है, झारखंड में अलग अलग स्टेट में होते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे मदद मिलती रहेगी। चलिए फिर अगले क्लास में हम ये लीनियर मॉडल पे हम बात करेंगे। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें दो तीन थ्योरी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक की जो क्लास है बहुत बेसिक रही है, आगे एक दो थ्योरी है उसमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम उस पे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना है तो कर दीजिए दोस्तों के बीच, कुछ कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मेरा पहला इनिशिएटिव है, तो कुछ आपको लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो कर सकते हैं। बाकी अ, मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर हम अ, अ, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि वीडियो बनाना है। तो सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए नोट्स वगैरह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।